नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के विचार को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने अंबिकापुर की गार्बेज कैफे पहल की सराहना की, जो स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे तीनों महामंत्री, पार्टी के वरिष्ठ, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, यहाँ के बूथ अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 127वां एपिसोड हम सब लोगों ने सुना है और बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कि पिछले लगातार कई मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है और आज भी छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है। जिस तरह से हमारा अंबिकापुर नगर निगम लगातार कई वर्षों से स्वच्छता के मामले में अव्वल रहा है और इस साल भी रहा, उसका भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जिस तरह से हमारे जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रही है, उसमें जो बम नक्सली लोग जमीन के अंदर गाड़ के रखते हैं, उसको डिटेक्ट करने में एक देसी श्वान का भी जो रोल रहा है, उसका भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात कई जो नवाचार होते रहते हैं पूरे देश में, उसको पूरे देश और दुनिया के सामने रखने का काम करते हैं। इससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। बीजापुर के भैरमगढ़ को नगर पंचायत में बदल दिया गया है, लेकिन अब इस फैसले पर ग्रामीण असंतोष जता रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में जब से ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बदला गया है, तब से ग्रामीण लगातार असंतोष जता रहे हैं। वर्तमान में नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले लगभग 17 पारावासी यानी टोला या बस्तियां निवासी बुनियादी सुविधाओं जैसे गली, सड़क, पेयजल और शौचालय की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें नगर पंचायत के दायरे में आने के बावजूद पहले जैसी ग्राम पंचायत सुविधाएं नहीं मिल रही और टैक्स का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ा है। नगर पंचायत बनने के बाद न तो गली, सड़क और न बिजली की हालत सुधरी, न ही पेयजल व सफाई व्यवस्था बेहतर हुई। ग्रामीणों को मनरेगा जैसे ग्राम स्तरीय रोजगार कार्यक्रमों से भी लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। नगर पंचायत में पहले जो पंचायत था, उसके लगभग कुल 17 पारा के आज ग्रामीण नगर पंचायत का विरोध कर रहे हैं। नगर पंचायत का विरोध करने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य इन ग्रामीणों का उद्देश्य क्या है, क्या समस्या हो रही है नगर पंचायत बनने के बाद, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जो ग्रामीणों का क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलदेव। अभी आपका भैरमगढ़ ब्लॉक जब से नगर पंचायत बना, तब से आप लोगों को क्या समस्या हो रहा है? पहले ग्राम पंचायत का है, उसका नगर पंचायत का दर्जा मिला तब से, क्योंकि पंचायत में जो सुविधा मिलता है वो वाला सुविधा आज तक नहीं मिल पा रही है। क्योंकि आज नल कनेक्शन, चाहे बोरिंग, चाहे रोड, पुलिया और जो जमीन का पट्टा और जो कब्जा वाला जमीन, ये सब में तो अभी नगर पंचायत में पट्टा नहीं मिलेगा। इसके बाद अभी पट्टा जो इनका पट्टा का जमीन है, उसमें भी अगर घर बनाएंगे तो पहले नींव खोदने के पहले ही पैसा नगर पंचायत में पटाने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद अभी जो कब्जा यहाँ 17 पाराओं में, अभी ज्यादा से ज्यादा तो सबका पट्टा नहीं मिला सर। उसमें तो 40-50 साल हो चुका है, उसमें अभी पट्टा नहीं मिला है।
अभी नगर पंचायत में पट्टा भी मिलने का आदेश दिए। तो इस हाल में अगर वो जमीन पर जो खेती कर रहे हैं, अगर वो वाला धान को बिना पट्टा का कैसे देते हैं, इसमें भी परेशान है पब्लिक। और अभी जैसे पारा में जैसे 17 पारा वाले पब्लिक बोल रहे हैं कि अभी नगर पंचायत हटा के ग्राम पंचायत बनाएंगे, नहीं तो फिर हमारा पट्टा उठा तो सरकार नगर पंचायत में नहीं मिलेगा बोल रहे हैं, ग्राम पंचायत बनेगा तो हमको जमीन का पट्टा मिलेगा बोल रहे हैं। नगर पंचायत बनने के बाद जिस प्रकार ग्रामीणों को जो पंचायती स्तर में जो सुविधा मिलती है वो सुविधा नहीं मिल रही। वृद्धा पेंशन से लेकर के जितने भी सरकार की योजना है वो ग्रामीणों को उन सरकार की योजना से वंचित किया गया। और भी ग्रामीण है, इनसे भी वार्तालाप करने का प्रयास करते हैं। ग्रामीणों का अब आगे की रणनीति क्या है, क्या करने वाले हैं इस नगर पंचायत को हटाने के लिए। सर आपका नाम क्या है? सबसे पहला सत्यप्रेम जैजानी है मेरा नाम। बरामगढ़ में अभी जो नगर पंचायत है इसको हटाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हो और आगे का रणनीति क्या करो? जी सर, अब हम लोगों को नगर पंचायत को हटाने का मतलब यही है सर। अब 2009 से लेकर 9-10 से तो नगर पंचायत ग्राम पंचायत था 9 तक। उसके बाद 2009-10 से नगर पंचायत बना। उसके बाद जो भी है शासकीय लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। और उसके पहले तो सब सुविधा प्राप्त मिल रहा था सर। और उसके बाद हम लोग मतलब बहुत कुछ हानि हो रहा है हमारे गरीब लोगों के लिए, है ना। और जैसे कि रोड तो जैसे भी बनेगा, पर नगर पंचायत में सर एक मरम्मत नहीं मिल पाता, जमीन का मरम्मत नहीं मिल पाता है। उसके बाद डेबरी है, तालाब है, डबरी तालाब है, उसके बाद फिर बकरी पालन हो जो भी है ये नगर पंचायत में नहीं मिल पाता। ये सब काम से हम लोग वंचित है, दूर है। उसके अलावा सर हम लोगों को आदिकाल से रहने वालों से और हमारे जिम्मेदार होती है, हमारा पेड़ पौधे जमीनदार हमारा जिम्मेदार होता है। पर ऐसा अभी नहीं है नगर पंचायत आने के बाद कि पहले अनुमति मांगना पड़ता है, उसके बाद अपने पट्टे वाला हो या कब्जा वाला जमीन में अनुमति मांगना पड़ता है एसडीएम से या नगर से, उसके बाद ही घर जमीन खोदना पड़ता है। ये सब नियम नगर पंचायत का नियम है सर। इसलिए हमें उसके बाद और जैसे भी एक कच्चा मकान है, झोपड़ी के माध्यम से आज तक रह रहे हैं, है ना। आज 2009-10 से लेकर आज 2025 तक का 15-16 साल हो रहा है सर, 15-16 साल हो रहा है। तो 16 साल तक का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है हमारा गरीब लोगों का, कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, लाभ नहीं, ना जमीन मरम्मत है, ना किसी को मकान है। अभी बता रहे थे कि 32-33 घर है एक पारा में, तो एक घर को घर मिला है, बता। ऐसा हम लोग को अच्छा नहीं लगता है सर। और हम लोग परिश्रम करने से हमारा चूल्हा जलता है, रोज ही 150 रुपया रोज ही जाने से हमारा चूल्हा चलता है। और उसी 150 रुपया में से हम लोगों को दाल चावल बच्चे को पढ़ाना लिखाना करना पड़ता है सर। और उसी पैसा को बचा करके हम लोग अभी 16 साल तक का दिए हैं सर, दे रहे हैं। 16 साल तक हम लोग उसी पैसा में से 150 या 200 रोज ही पैसा में से ही आधा पैसा बचा करके टैक्स दिया जा। फिर क्या होगा सर, हमारे ये परिवार में 15-16 परिवार होते हैं, आप जानते हैं, है ना, ग्रामीण लोग, है ना, बाल बच्चे पढ़ाना लिखाना और ये सब कुछ है हमसे दूर है सर। इसलिए हम लोग इसमें भैरमगढ़ में 15 वार्ड है सर। 15 वार्ड में से हम लोग 7 वार्ड को अलग करने का निर्णय किए हैं और पूरे 17 पारा में सब बैठक लिए हैं। बैठक लेकर के सुनिश्चित किए कि हम आदेश देंगे, मतलब आवेदन देंगे कलेक्टर, एसडीएम और राज्यपाल को, सभी नगर को, सभी अधिकारियों को आवेदन देंगे और हम
ये 7 वार्डों को ग्राम पंचायत बनाने का सुनिश्चित किया है सब ग्रामवासी। और भी है सर बातें, वृद्धा पेंशन है जो मिलता था पहले, ग्रामीण था, ग्राम पंचायत था, सबको मिलता था, पर अब नगर पंचायत आने के बाद बहुत लोगों को कट गया है, बहुत कम लोगों को, एका दुक्का लोगों को ही वृद्धा पेंशन है मिलता है। पर अभी मेरे को नॉलेज नहीं है मिल रहा है नहीं रहा है, लेकिन मैं पूछते रहता हूँ, हर गांव में जाता हूँ, पूछते रहता हूँ आपको विधवा पेंशन मिल रहा है या विधवा पेंशन मिल रहा है, बोलने से बोलते हैं कि हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हर पारा में जाता हूँ पूछता हूँ तो हम लोग को वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है सर ये सब। और हम लोग को पारा में रहते हैं और इतना दूर जंगल, आप भी देख लीजिए सर, ये जंगल में कोई नगर पंचायत बनाया जाता है क्या? आप ही भी देख लीजिए, कोई भी हो, अधिकारी से लेकर छोटे तक का, आप आइए, जैसे जुनवानी पारा हो गया, जैसे कुंवारे पारा हो गया, गौरराज पारा हो गया, इचामी पारा हो गया, जैसे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर है दूरी सर, है ना। इतनी दूरी जंगल एरिया में नगर पंचायत बन गया बोलने से बहुत बड़े सोच की बात है सर। इसलिए हम लोगों को ये सब बातों को लेकर हम लोग पुनः 7 वार्डों को ग्राम पंचायत बनाने का दर्जा सोच लिया है सर। नगर पंचायत बनने के बाद यहाँ के जो ग्रामीण है खेती करते हैं, लेकिन इनके पास धान बेचने के लिए पट्टा नहीं है। नगर निकाय टैक्स के अतिरिक्त भार और प्रशासनिक दूरी के कारण पहले ग्राम पंचायत स्तर पर जो कार्य आसानी से होते थे, अब धीमे व जटिल हो गए हैं। ग्रामीणों की वर्तमान पहल स्थान में 17 पारावासी ग्रामीण अब फिर नगर पंचायत को भागकर भैरमगढ़ को पूर्वत ग्राम पंचायत का दर्जा देने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि शहरी दर्जा मिलने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार का विकास लाभ नहीं मिला, जबकि पंचायत काल में रोजगार, स्वच्छता और विकास के कार्य ग्राम स्तर पर आसानी से निपट जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ड्राइवर महासंगठन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो अभियान शुरू कर दिया है। संगठन की प्रमुख मांगों में प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी, ड्राइवर आयोग का गठन और सुरक्षा कानून शामिल है। राजनांदगांव में बस, ट्रक और टैक्सी चालक इस आंदोलन में शामिल होंगे और किसी भी वाहन के न चलने की घोषणा की गई है। हालांकि बस ऑपरेटर और परिवहन संघ ने इस हड़ताल से दूरी बनाई है। उनका कहना है कि बसें आवश्यक सेवा के दायरे में आती हैं, इसलिए यात्री सेवाएं जारी रहेंगी। तो जिला यातायात महासंघ के अध्यक्ष रईस अहमद शकील ने कहा कि संगठन को हड़ताल की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। वहीं ड्राइवर महासंगठन के सदस्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं पर डोगरगढ़, चिचौला, फरहद चौक जैसे इलाकों में वाहन रोकने की तैयारी में हैं। इसके हमें कोई जानकारी नहीं है। जो ड्राइवर एसोसिएशन का यूनियन हमसे संपर्क नहीं किया, हमारी यूनियन से, जो छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का यूनियन है, उससे उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया, तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जो बसों का जो संचालन है वो आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है, तो यात्रियों का असुविधा ना हो, इसलिए हमारी बसें तो नियमित चालू रहेगी, है ना। और हमने अपने ड्राइवर को सभी को कहा है कि आप वापस आइए और अपने काम में जिस तरीके से निरंतर बनी हुई है तो बंद करके रखें। तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ यातायात संघ और रायपुर छत्तीसगढ़ यातायात संघ के द्वारा बस मालिकों के द्वारा किसी प्रकार का कोई इस तरीके से आह्वान नहीं किया गया बस हड़ताल का। बस वाले अगर कर रहे हड़ताल या उनकी यूनियन कर रहे तो यातायात महासंघ के यूनियन से उनको संपर्क करना चाहिए, छत्तीसगढ़ लेवल पे उनको संपर्क करना चाहिए था, तो एक साथ बंद होता। अब ऐसा भ्रम फैलाने से क्या मतलब है। और हमारे तरफ से हमारी गाड़ियां सभी चलेगी और सभी बस हमने अपने ड्राइवर को बुलवाया है और पूरे छत्तीसगढ़ में गाड़ियां चलेगी। छत्तीसगढ़ की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया है, जिसमें रजत जयंती वर्ष पर बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण को 25 वर्ष हो रहे हैं और इसे हम रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे और राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष हो रहे हैं और इसको हम लोग रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 1 नवंबर जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है, उस दिन हमारे देश के और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और वो दिन भर हमारे प्रदेश में रहेंगे और दिन भर में 5 कार्यक्रम उनका होना है। सबसे पहले वो जाएंगे सत साई ट्रस्ट में और वहां पर जिनका हृदय का ऑपरेशन हुआ है, ऐसे बच्चों से मुलाकात करेंगे, 2500 बच्चों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वालों का एक बड़ा भवन, उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद विधानसभा भवन जो नया बनके तैयार है, उसका लोकार्पण उनके कर कमलों से होगा। फिर ट्राइबल म्यूजियम एक बना है, बहुत सुंदर बना है और जो छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज के द्वारा जो 14 विद्रोह हुए, उसका चित्रण है, तो उसका भी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। और उसके बाद अंत में राज्योत्सव का शुभारंभ इसी मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। आज उसी की तैयारी के लिए हम सब लोग सभी जगह का निरीक्षण किए हैं, अच्छी तैयारी चल रही है और वो जब आएंगे उससे पहले सारा कंप्लीट रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका ये संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2025 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। कोरबा में शुक्रवार को पुलिस लाइन में बड़ी मात्रा में शराब नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। बताते चले कि 21,000 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट की गई है। तो पुलिस ने ये भी कहा कि जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में हुई कार्रवाई में जब्त देसी, विदेशी और महुआ शराबों को नष्ट किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में शराब को बुलडोजर से नष्ट किया गया और इसमें पूर्व भी कोरबा में बड़ी मात्रा में शराब नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है।
रूसी आबकारी मादक पदार्थ के और उसका जो शराब था अंग्रेजी देसी, उसका नष्टीकरण किया गया है। आज करीब 2192 न्यायालय जो प्रकरण निराकरण हुए हैं, उसमें से 21,372 लीटर देसी अंग्रेजी शराब का नष्टीकरण किया गया है। इसी तरह पूर्व में इसमें है जैसे 16,414 लीटर है महुआ शराब है, 3,415 देसी शराब है, 1,543 लीटर अंग्रेजी शराब है और 236 बियर की बोतल है। इस तरह से कुल 21,372 नष्टीकरण किया गया है। सर देखा जाए तो पूरे साल भर में कितना लीटर नष्ट किया गया होगा? पूर्व में हमारे यहाँ पर जून में और अगस्त 2025 में करीब 11,715 और इस हिसाब से आज के हिसाब से लगा देंगे तो अपन बड़ी करीब 32,000 लीटर हमने शराब का नष्टीकरण किया गया है। राजनांदगांव में बड़ा प्रशासनिक घोटाला उजागर हुआ है। आरोप है कि पटवारी की आईडी हैक कर करोड़ों की जमीन किसी दूसरे शख्स के नाम कर दी गई। तो प्रशासन ने इसे आईडी हैकिंग का मामला बताया, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। तो जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही की वजह से है एक आम नागरिक महेंद्र जैन की करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन फर्जी तरीके से दूसरे शख्स के नाम पर दर्ज कर दी गई। तो प्रशासन का ये कहना है कि इसमें पटवारी की आईडी हैक की गई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने कहा कि अगर आईडी हैक की जा सकती है तो कलेक्टर परिसर की जमीन भी भूमाफियाओं के नाम हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे खेल की जड़ में बीजेपी के बड़े नेता और उनके बेटों का नाम आता है। कुछ दिन पहले जनवरी की घटना है कि एक पटवारी की आईडी हैक हो जाती है। प्रशासन कहता है कि पटवारी की आईडी हैक हो गई और एक शैलेश जैन है जिनके पिताजी के नाम से जमीन है, महेंद्र जैन, उनकी जमीन दूसरे के नाम से स्थानांतरित हो जाती है, राजेंद्र जैन के नाम से। और ये घटना आज लगभग 4-5 महीना 6 महीना हो गया है। इसमें अभी तक जांची चल रही है, बताते हैं 2-3 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी भी एसपी और कलेक्टर से हमने मिला है। कलेक्टर ने कहा कि मैं एसपी से बात करता हूँ। एसपी साहब ने कहा कि मैं कलेक्टर से पूरी जानकारी मंगाता हूं। उन्होंने टीआई को बुलाकर इस जल्दी से जल्द इसको कार्रवाई करने की भी बात की है। लेकिन ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस सरकार का, स्टूडियो सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि पटवारियों की आईडी हैक हो जा रही है, तहसीलदार की आईडी हैक हो जा रही है और किसी की करोड़ों की जमीन दूसरे के नाम स्थानांतरित हो जा रही है। यदि इसमें प्रशासन जल्दी वो एक्शन नहीं लेता और जो प्रार्थी है उनकी जमीन उनके नाम नहीं होती और जो दोषी है जेल नहीं जाते, तो कांग्रेस, युवा कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी और तहसीलदार एसडीएम के कार्यालय को जेसीबी लेकर विरोध किया जाएगा। क्या लगता है पूरे मामले में बड़ी गड़बड़ी इसमें नजर आती है? पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का दबाव है। राजेंद्र जैन जो है पहले कांग्रेस के पार्षद थे, अभी बीजेपी के आदमी है। उनके घर एक बड़े नेता अभी कुछ दिन पहले खाना खाने गए थे, मैं नाम ले रहा हूँ, जानते हैं, 2 दिन वहीं थे। तो उनका बहुत दबाव है और इस दबाव के कारण ये प्रशासन के हाथ पर पुनः कार्रवाई करनी है। मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि विभागीय जांच हो, एफआईआर जो दर्ज हुई है और जो दोषी है एक मनीष वर्मा नाम के तहसीलदार से अभी तक बयान नहीं ले पाई है पुलिस, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबको हटा दिया गया, एसडीएम को हटा दिया गया था, तहसीलदार को हटा दिया गया था, पटवारी ट्रांसफर करा लिए थे। तो इन सारे जहां भी है, नारायणपुर में है, कोंडा गांव में है, कोंटा में है, इनको पुलिस को वहां से उठाकर लाकर बयान लेना चाहिए और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। इतना बड़ा प्रकरण कि किसी जनता की जमीन को दूसरे के नाम हस्तांतरित कर दी जा रही है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा। पटवारी की भी भूमिका संदिग्ध है, तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध है, इसमें एसडीएम की भूमिका संदिग्ध है और कहीं ना कहीं इसमें जो तत्कालिक कलेक्टर थी उनकी भी भूमिका संदिग्ध है। कारण कि इतनी बड़ी घटनाक्रम के बाद कोई अभी तक एक्शन ना लेना इस सरकार का फेलियर माना जाता है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।